की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। यहाँ बच्चों नासिर काज़मी की गज़ल ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे दी गई है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम नासिर काज़मी की ज़िंदगानी के हवाले से बात करेंगे, साथ ही तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हम अहम मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरे हिस्से में हम गज़ल का मुताला करेंगे और तीसरा हिस्सा गज़ल से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल व जवाब के ऊपर मुनहसर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है नासिर काज़मी का तारुफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, 47 साल की ज़िंदगी आपकी रही है। बहुत कम वक्त आपको इस दुनिया के अंदर मिला है, लेकिन कम वक्त के अंदर भी आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। जदीद गज़ल की बानियों में आपको माना जाता है। गज़ल को जितना आपने फ़रोग़ दिया है, उस ज़माने में जब गज़ल से लोग एतराज़ कर रहे थे, गज़ल से दूर हट रहे थे, गज़ल को निशाना बनाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था गज़ल के ख़िलाफ़, उस वक्त आप एक मुनफरिद अंदाज के अंदर बाहर निकले और अलग तरह की अलग अंदाज की आपने गज़लें लिखी और वो गज़लें बहुत मकबूल हुई, बहुत मशहूर हुई। गज़ल के लिए ही आपको जाना जाता है। मीर तकी मीर और अख्तर शीरानी को आप अपना मॉडल मानते थे और उन्हीं के अंदाज के आप गज़ल लिखते थे। हुस्न और इश्क की बातें आपकी गज़ल के अंदर होती हैं, लेकिन दर्द और याज़ भी आपकी गज़लों के अंदर नुमायां तौर पर नज़र आता है। आपको हिंदुस्तान से हिजरत करके तकसीम के वक्त, मुल्क की तकसीम के वक्त पाकिस्तान जाना पड़ा था। उस हादसे का आपके जहन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और आपने ज़िंदगी भर उस हादसे के ऊपर, उस हिजरत के तजुर्बे को अपने सुखन का ज़रिया बनाया। उन्हीं तजुर्बात के ऊपर आपने शायरी की। शायरी में आपने गज़ल को अपना मौजू बनाया, गज़ल के ज़रिए अपनी बातों का आपने इजहार किया। तो नासिर काज़मी जदीद शायरी के लिए जाने जाते हैं, जदीद शोरा में शुमार होता है। मुल्क की तकसीम के वक्त जो शायर हैं, जो लिख रहे थे, गज़लें लिख रहे थे, उन शोरा की फहरिस्त में आपका बुलंद मकाम है। आज हम नासिर काज़मी की ज़िंदगानी के हवाले से ही मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। किस तरह का आपका कलाम है, क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर गुजरा, किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हुई, मालूमात करेंगे सबक के इस हिस्से के अंदर। शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, नासिर काज़मी का तारुफ। बच्चों, नासिर काज़मी 1925 में पैदा हुए थे। अम्बाला में आपकी पैदाइश हुई थी। सने विलादत के ऊपर इख्तिलाफात हैं, लेकिन 1925 को ही हमें मान के चलना है। अम्बाला में 1925 में आपका पैदाइश हुई थी, विलादत हुई थी, और 1972 के अंदर आपका इंतकाल हुआ। लाहौर पाकिस्तान के अंदर आपका इंतकाल हुआ, क्योंकि वतन की तकसीम के बाद आप हिंदुस्तान से निकलकर हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद आपको बड़े दुखों का सामना करना पड़ा, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी ख़राब माहौल का सामना करना पड़ा, और वही ख़राब माहौल, वही तकलीफ़ें, वही दुख दर्द आपकी शायरी के अंदर नुमाया उनसुर रखता है। देखिए, नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई। नासिर काज़मी आपका नाम था, नासिर रज़ा काज़मी, और नासिर ही आपका तखल्लुस था। आपने नाम को ही आपने तखल्लुस बना लिया था। तो नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई थी, और पैदाइश का सन आप देख लें 1925 है। इब्तदाई तालीम के बाद वो लाहौर चले गए, जहाँ तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आपकी जो शुरुआती तालीम है, स्कूली तालीम है, और उसके बाद कॉलेज की भी जो शुरुआती तालीम है, वो अम्बाला के अंदर ही पूरी हुई। अम्बाला में आपने तालीम हासिल की, और जब मुल्क तकास्मा हुआ, हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया 1947 के बाद, तो आप पाकिस्तान चले गए और फिर आगे की तालीम आपकी वहीं हुई, मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, पाकिस्तान में ही रहे। लाहौर की अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी। जिस तरह से दिल्ली की फ़िज़ा अदबी थी, लखनऊ की फ़िज़ा अदबी थी, उसी तरह से लाहौर की फ़िज़ा भी अदबी थी। तकास्मे के बाद मरकज़ जो अलग अलग बने थे, उसमें लाहौर भी अदबी महफिलों के लिए जाना जाता है, अदबी तख्लीक़ात लिखने वाले शोरा को पनाह देने के लिए जाना जाता है। तो लाहौर की अदबी फ़िज़ा थी, यहाँ पर आपकी शायरी खूब चमकी। बचपन से ही आपको शायरी का शौक़ था, छोटी उम्र से ही आप शायरी करना सीख गए थे। आपने स्कूल की तालीम के साथ साथ दास्तानें वगैरह, जो पुराने नावल थे, उनसे भी तालीम हासिल की। आपने गुलिस्तान बोस्तान का मुताला किया, आपने जो अहम अफसाने थे उस दौर के, उन अफसानों का मुताला किया, कहानियों का मुताला किया। तो
इन मुताले के जो उनसुर हैं वो आपकी शायरी के अंदर भी नज़र आते हैं और आपके जहन की नशोनुमा बहुत अच्छे से हुई। आपके वालिद सरकारी मुलाजिम थे और आपकी वालदा भी स्कूल में टीचर थी, तो मुआशी ज़रूरियात के लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ा। हर तरह की अफरादी थी घर के अंदर, हर तरह की चीज़ थी, तो कभी दुनियावी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ा। ऐश व इशरत की ज़िंदगी थी, हर चीज़ आपको मुहैया थी, आसानी से मुहैया थी। तो शुरुआती दौर की शायरी में आपकी रंगीनी भी नज़र आती है। इश्क मोहब्बत की वारदात और वारदात कल्बी भी आपकी शायरी के अंदर नज़र आती है। आप इश्क में भी गिरफ्तार हुए हैं, कई बार आपने इश्क किया है और आखिर में तो आप एक फ़र्जी महबूबा से इश्क करने लगे थे। सलमा नाम आपने अपनी महबूबा का बताया है जिसे फ़र्जी माना जाता है और पूरी ज़िंदगी आप उसके इश्क के अंदर मुब्तला रहे। कुछ मुद्दत तक वो अदराके नौ और हुमायूं के मुदीर भी रहे। ये रिसाले थे उस वक्त जो निकलते थे, तो इन रिसालों से भी आप वाबस्ता रहे। और 47 बरस की उम्र में जब उनकी शायरी शबाब पर थी, उनका इंतकाल हो गया। 47 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त आपकी शायरी शबाब पर थी। आपके इंतकाल से पहले भी आपके मजमूए शाये हुए हैं और इंतकाल के बाद भी आपकी शायरी के मजमूए शाये हुए हैं, क्योंकि बहुत उम्दा किस्म की आप शायरी कर रहे थे और बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से आपको उसी वक्त आपका इंतकाल हो गया। मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी थी। आपको ये देखना है शुरुआती हिस्सा, पाकिस्तान में हिजरत जब करके चले गए थे आप, तो वहाँ तो आपका ख़राब हालात रहे, वहाँ आपको दुख दर्द और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन शुरुआती जो ज़िंदगी है आपकी वो आराम में और सुकून में गुजरी थी। तो आराम और सुकून की वजह से ऐश परस्ती आपकी आदत हो गई थी और किसी चीज़ की आप फिक्र नहीं करते थे। बीमारी आपको दिल की शुरू से ही थी, लेकिन आपने उस बीमारी की कभी किसी चीज़ से, बीमारी की वजह से परहेज़ नहीं किया। वही खाना पीना, वही चीज़ें जो आप करते थे, जो शौक़ की चीज़ें थी वो सारी आप करते, कभी बीमारी की वजह से परहेज़ नहीं किया। मर्ज़ बढ़ता गया और आगे चलकर वो कैंसर में तब्दील हो गया और कैंसर की वजह से ही आपका इंतकाल हो गया। उनकी गज़लों के मशहूर मजमूए बरगे नूं जो 1954 में शामिल हुए थे, बरगे नए इसका नाम लिख लेना आपको, और दीवान 1957 में, ये शायरी के दो मजमूए हैं जो आपके इंतकाल से पहले आपकी हयात के अंदर शाये हुए थे। और इसके बाद तीसरा मजमूआ पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ था। तो दो मजमूए आपके इंतकाल से पहले, वफ़ात से पहले, और एक वफ़ात के बाद शाये हुआ। उनकी नज़मों का मजमूआ निशाते ख्वाब के नाम से शाये हुआ और तनकीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीर खुश्क चश्मे के किनारे के नाम से यकजा कर दी गई हैं। नस्र के अंदर भी बच्चों आपको सलाहियत थी, आपको लिखने के अंदर क़ुव्वत थी। जिस अंदाज में आप नज़्म लिखते थे उसी अंदाज में आप नस्र भी लिखते थे। हालांकि नस्र आपकी मकबूल नहीं हो पाई, बड़े मशहूर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आला दर्जे की आपकी नस्री तख्लीकात हैं, बहुत उम्दा किस्म की आपने नसरें लिखी हैं। तो आपकी जो नस्र हैं इनका भी एक मजमुआ बना दिया गया, तरतीब दे दी गई और खुश्क चश्मे के किनारे के उन्वान से आपके नसरी मजमुए को भी शाये किया गया। ये नाम बच्चों आपको लिख लेना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ें। नासिर काज़मी ने एक कथा कहानी सुर की छाया भी लिखी थी। कथा कहानी, मंजूम ड्रामा, जिस तरह से ओपेरा होता है, ओपेरा के अंदाज की आपने एक कहानी लिखी थी, मंजूम ड्रामा इसे कहा जाता है, और उसका उन्वान सुर की कथा था। नासिर काज़मी की डायरी भी मुरत्तब करके शाये की जा चुकी है। मुरत्तब तरतीब दे के उसको, जो डायरी आप लिखते थे उसको भी शाया किया गया है आपके बाद। आगे आते हैं। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं। अब जदीद गज़ल की क्यों? क्योंकि आपकी गज़लें या आपके दौर की गज़लें जदीदियत की हामी हैं। बच्चों, जो पुरानी गज़ल हैं, क्लासिकी गज़ल हैं, वो पुराने अंदाज में लिखी जाती हैं। हुस्न और इश्क की वहाँ पर बातचीत होती है, वहाँ पर माहौल की बात होती है, फितरत की बात होती है, इस तरह की बात होती है जो आवाम की ज़िंदगी से अलग हटकर हो। नासिर काज़मी ने पुराने अंदाज की गज़लें नहीं लिखी, गज़लों को नया अंदाज दिया। आपने हुस्न और इश्क की तो बात की, लेकिन हुस्न और इश्क के साथ ही आपकी शायरी में ज़माने का गम भी नज़र आता है, दर्द भी नज़र आता है, तड़प भी नज़र आता है। आपकी गज़ल, आपकी शायरी सहर की जैसी क़ुव्वत रखती है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। जब आपकी शायरी के अंदर कारी दाखिल होता है तो वो आपकी शायरी की भूल भुलैया में खो जाता है, भटक जाता है, अलग ही दुनिया के अंदर खो जाता है। धीमे लहजे के साथ दर्द की भरी शायरी आप करते हैं, यास और हिज्र की तड़प आपकी शायरी के अंदर मिलती है। जो आपके मुशाहिदे हैं वही आपकी शायरी के अंदर झलक कर नजर आए हैं। बस्तियों का उजड़ना, बस्तियों का बसना,
यहाँ से वहाँ जाना, सफ़र में क्या क्या हालात पेश आते हैं, वो सभी आपकी शायरी में नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। आपकी शायरी आपके अहद की भी अक्कासी करती है, आपके दौर की हालात भी बता देती है कि आपके दौर के अंदर अलग अलग दौर जो आपकी शायरी है, अलग अलग दौर के, तो वो उस वक्त ज़माने के क्या हालात रहे हैं, मुआशरे के क्या हालात रहे हैं, उन चीज़ों की निशानदेही भी आपकी शायरी कर देती है। मीर तकी मीर की गज़ल से वो बराह रास्त भी मुतासिर हुए और उन्होंने ये असर फिराक गोरखपुरी के वास्ते से भी कबूल किया। मैंने आपको बताया कि मीर तकी मीर और अख्तर शीरानी की शायरी से आप मुतासिर थे, आप उनको मॉडल मानते थे और उन्हीं के अंदाज की शायरी आप करने की कोशिश करते थे। और आप देखिए कि जिस तरह की मीर की शायरी है उसी अंदाज की आपकी शायरी है। आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे मिसरों के अंदर बात कह दी जाती है, हिज्र की और यास आपकी शायरी के अंदर मिलता है, हिज्र की तड़प आपकी शायरी के अंदर मिलती है। मीर तकी मीर का अंदाज नई शायरी के अंदर खलत मलत होता हुआ नज़र आता है। उनकी गज़ल अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़ है। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरूबीनी की 20वीं सदी की यास अंगेज़ी माहौल के साथ पेश की है। दरूबीनी कल्बी कैफियत, दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्या हालात है, जिस तरह दाखिलियत होता है अंदर की हालात के बारे में बात की जाती है, कल्ब की हालत के बारे में बात की जाती है, इंसान के अंदरूनी एहसासात को, जज्बात को दाखिलियत के ज़रिए कलाम में शामिल किया जाता है। तो आपके कलाम के अंदर दाखिलियत का उन्सुर मिलता है, दरूबीनी मिलती है आपके अंदर, और 20वीं सदी की यास अंगेज़ माहौल के साथ पेश किया है आपने इन चीज़ों को। अब यास अंगेज़ माहौल कौन सा है 20वीं सदी का? यास अंगेज़ दर्द में मुब्तला, गम वाला माहौल। बच्चों 20वीं सदी का माहौल जो है बहुत खुशगवार नहीं रहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे दुख दर्द लोगों को यहाँ पर सहने पड़े हैं। यहाँ तकास्मे का दर्द भी है, यहाँ पर हिजरत का दर्द भी है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार का दर्द भी है, यहाँ लोगों को दुनिया से मिले हुए दूसरे दर्द व गम भी। यानी ये जो सदी है ये दर्द की सदी शायरी के लिहाज से मानी जाती है। तो 20वीं सदी के यास अंगेज़ माहौल को आपने अपनी शायरी के ज़रिए पेश किया है। आपकी शायरी जब हम गज़ल पढ़ेंगे तो इस बात का अंदाज़ा आसानी से हो जाएगा कि कितने दर्द के साथ आसान ज़ुबान में अपनी बात को कहते हैं। मुश्किल अल्फाज का आपकी शायरी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, आसान ज़ुबान का इस्तेमाल है, आसान अल्फाज के साथ शायरी कहते हैं, लेकिन आसानी भी गहराई रखती है, गहराई भी रखती है और गिराई भी रखती है। आपके अशार बहुत गहरा असर रखते हैं और कारी को अपने अंदर समो लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी शायरी सहर का सा असर रखती है, जैसे जादू कर दिया हो। जब हम मुताला करेंगे तो इसी तरह का असर आपकी शायरी के अंदर नज़र आएगा जैसे जादू कर दिया हो। हालांकि दिमागी तमाजुर आपका ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बहुत उम्दा किस्म की और जदीद किस्म की आपने शायरी की है। शायरी को आपने, जदीद गज़ल को आपने आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो बच्चों, नासिर काज़मी की ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात दे रखी है, खुसूसियात कलाम के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात है जिसका हमने मुताला किया है। इस मालूमात को आपको लिख लेना है, समझ के लिखना है, और सबक का ये हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम गज़ल का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।